चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज़ का कंसेप्ट रिवाइज किया था। आज हम उसी के असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा ज़रा। Financial statements of company are prepared in the form prescribed in Schedule 3 of the Companies Act 2013। क्या कहते हैं आप लोग बताओ? ट्रू है ये? पक्का ट्रू है? लो जी, तुम लोग कह रहे हो, मैं मान लेता, वरना मैं मानता नहीं किसी की बात। तो तुम कह रहे हो ये मैंने क्या लिखा, ये तो मुझे यहाँ ट्रू लिखना चाहिए था। आप कह रहे हैं ये ट्रू है। रीजन, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब्स शेड्यूल 3 एज पर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल कंपनीज। हाँ जी, आपको दोनों ही रॉन्ग लग रहे हैं, ऐसा क्यों जी? सेक्शन 72 नहीं बेटे, नहीं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। दोनों ट्रू है भाई, दोनों बिल्कुल ट्रू हैं। अब ये देखो, क्या दोनों आपस में कनेक्टिंग हैं? बिल्कुल कनेक्टिंग है। सेक्शन 129 ही तो बताता है कि कंपनीज को क्या क्या बनाना है। एसपीएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब उसी के अंदर बता रखा है ना। ये कहता है कि कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। और शेड्यूल 3 इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप इस वाली स्लाइड को देखो, अगर आपको याद आ रहा हो, ये कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है आपको पता है? कुछ सेक्शन है और कुछ शेड्यूल है। सेक्शन के अंदर एक सेक्शन होता है सेक्शन 129। सेक्शन 129 बताता है कि कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। और ये शेड्यूल, इसके अंदर एक है शेड्यूल 3, उसका पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है और पार्ट 2 एसपीएल का फॉर्मेट बताता है। तो जो दोनों बातें लिखी थी वो बिल्कुल सही लिखी हुई थी। समझ गए? तो आंसर आपको क्या मिला? आंसर मिला आपको ए, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़िए ज़रा। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी प्रेजेंटेड इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। हाँ जी, ट्रू है? नहीं, ट्रू नहीं है। बैलेंस शीट फॉर द ईयर नहीं बनाई जाती। बैलेंस शीट पूरे साल की नहीं बनती, बैलेंस शीट एक दिन की बनती है। नहीं समझे? हाँ, तो क्या हो गया? पर ये भी तो लिखा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, जो उस दिन खत्म हुआ है, उस साल के लिए नहीं, उस साल के लिए नहीं बनती, उस साल के आखिरी दिन की बनती है। नहीं समझे? अगला। हाँ जी, पता नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं, अभी देखते हैं। ये तो फॉल्स है। कह रहे बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एज एट दैट डेट। ये बिल्कुल ट्रू है भाई। नहीं है? अब आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिल गया डी। अगला देखिए, कह रहा है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों के लिए कह रहा है। कह रहा है शो द लाइन आइटम्स एंड डिटेल्स देयर ऑफ आर गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट। सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है।
कह रहा है द कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रेस्क्राइब्ड सो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है, ये भी बिल्कुल ट्रू है और दोनों आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं बिकॉज अगर मैं लगा दूँ तो आंसर क्या निकलेगा? ये निकलेगा। समय लगाइएगा, ऐसे नहीं। सर अगर कंपनीज एक्ट 2022 दे रखा है तो हमें हर बार प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ना नोट्स? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द समराइज्ड स्टेटमेंट which give information as to profitability and financial position of the company। ट्रू है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी हमें एसपीएल से पता चलती है और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है। बिल्कुल सही लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिव्स द इंफॉर्मेशन एज टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर, while balance sheet gives information of financial position of the company as at that date। बिल्कुल ट्रू है भाई, इससे ज़्यादा प्योर लैंग्वेज नहीं लिख सकते, है ना। और दोनों आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं, तो आंसर ए निकल गया। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 5। Two broad heads under which balance sheet is prepared are equity and liabilities and assets। वो इसकी बात कर रहा है। ये हमारा ये ब्लू वाला एक हिस्सा क्या कहलाता है और दूसरा हिस्सा एसेट्स कहलाता है। तो यही तो कह रहा था क्वेश्चन भी। बोलो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल ट्रू है। हाँ, दूसरा हिस्सा पढ़ो। पार्ट वन, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, कह रहा है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 क्या बताता है? यहां देखो जरा, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 क्या बताता है? बैलेंस शीट। और पार्ट 2 एसपीएल बताता है। देखो क्या लिखा है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 क्या बताता है? आप समझ रहे हैं ना? उसी के अंदर लिखा हुआ है कि ऊपर की तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज और नीचे की तरफ एसेट्स आती हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये भी ट्रू है। कनेक्टिंग है, बिल्कुल कनेक्टिंग है। तो आंसर यही है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छे से देखना, एक मिनट। इसके लिए मैं एक स्लाइड आपके साथ ज़रा खोल के रखूं। मुझे पता है आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तुम बड़े लोग हो। हाँ, अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। शेयर्स सब्सक्राइब्ड ऑन विच टोटल नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अप। आप देख रहे हैं टोटल, कह रहे हैं सारी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू इज कॉल्ड अप। मतलब कह रहे हैं 10 रुपये के शेयर पे 10 रुपये मांग लिए हैं एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, और मिल भी गए हैं, is shown as share subscribed and fully paid up under subscribed capital on the face of the balance sheet। वो जो बात कर रहा है वो बात इसकी कर रहा है। अगर आपको याद हो तो जब हम शेयर कैपिटल का क्या बनाते हैं, नोट, तो उसके अंदर ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब्ड के अंदर 2 हिस्से होते हैं। इसके अंदर कब दिखते हैं? फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। 100 रुपये का शेयर है एग्जाम्पल के तौर पर,
आपने पूरे 100 रुपये मांग लिए हों और आपको पूरे 100 रुपये मिल गए हों, तभी वो वाले शेयर यहाँ दिखते हैं। तो क्या वो लाइन पूरी हो रही है? बताओ। लेकिन on the face of balance sheet, हाँ, balance sheet, ये तो हम notes को provide करते हैं। Balance sheet अरे नोट्स की बात कर रहे हैं। सही है। बताइए क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ट्रू है। आगे देखिए ज़रा। Share subscribed on which the total nominal value is called up and received by the company is shown as share subscribed and fully paid up under subscribed. हाँ जी, share subscribed on which total nominal value of the share is called up, कह रहा है सारा मांग लिया, and received by the company is shown as share subscribed but not fully paid up. सही कह रहा है क्या? गलत कह रहा है ये। अंडर सब्सक्राइब कैपिटल इन द नोट्स टू, 1 मिनट, अंडर सब्सक्राइब कैपिटल इन द, ये गलत है, ये गलत है, दिस इज फॉल्स। और ये वाला इसकी वजह से फॉल्स है ना। और ये नोट्स के अंदर शो होता है, फेस पे शो नहीं होता है ना। मतलब जो अगर मैं अपनी बैलेंस शीट लगाऊं तो जो भी हमारे होंगे डिटेल्स जो होंगी वो इनके अंदर शो होती हैं, डायरेक्टली शो थोड़ी होती हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो नीचे वाला जो अगर फॉल्स है तो इसकी वजह से फॉल्स है, और ऊपर वाला कह रहा है फेस की वजह से नहीं है। जितने भी शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप होंगे वो नोट्स टू अकाउंट के अंदर दिखेंगे, ना कि ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट दिखेंगे। तो ये भी फॉल्स होगा। सो द आंसर शुड बी ये वाला, बोथ आर फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़िए। सेम टाइप का लग रहा है मुझे तो। पहले पढ़ो। Shares subscribed on which the total value of the share is either not called up, कह रहा है 10 रुपये के शेयर पर मान लो आपने 8 मांगे हों, या फिर where it has been called up but not been received। क्या केस बता रहा है? पहले में कह रहा है 10 रुपये का शेयर है, ये फेस वैल्यू, आपने कॉल वैल्यू जो है वो 8 ही है, और आपको लोगों ने जो दिए पेड अप वैल्यू वो 8 ही है। या तो ये वाला केस है। दूसरा कह रहा है 10 रुपये का शेयर है, आपने तो 10 मांगे पर लोगों ने 10 से कम, 9 और 8, वो सारे केसेस के अंदर आ गए। अब पढ़ो ज़रा। शेयर्स सब्सक्राइब्ड ऑन विच द टोटल, यानी कि 10 रुपये की बात कर रहा है, द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर इज ईदर नॉट कॉल्ड अप और वेयर इट हैज़ बीन कॉल्ड अप बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज शोन एज शेयर्स सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सही कह रहा है ना? बिल्कुल सही कह रहा है। अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल, बिल्कुल ट्रू है। आगे का देखते हैं क्या है। हाँ जी, शेयर्स सब्सक्राइब्ड ऑन विच द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अप एंड हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज शोन एज शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द नोट्स। ये भी ट्रू है। क्या ये दोनों कनेक्टिंग हैं? नहीं, दोनों में कनेक्शन तो नहीं है। आपको बात समझ आई? हाँ, तो दोनों ये कनेक्टिंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा बी। ज़रा अगला पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8। पहला कह रहा है शेयर कैपिटल जो दिखाते हैं उसके अंदर इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है कि नहीं?
बिल्कुल ट्रू है। शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल बट नॉट प्रेफरेंस। ये अबे एक ही ट्रू हो सकता है दोनों में से, ये कंफर्म है। जो वो बात लिख रहा है मतलब ऐसे का तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, दोनों में से एक ही ठीक है। मतलब ऑप्शन ए और बी इसका आंसर नहीं हो सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। शेयर्स दैट हैव बीन फॉरफिटेड, कह रहा है शेयर जो फॉरफिट हो गए और री इशू हो गए। गेन जो बच जाता है री इशू के बाद, अगर फॉरफीचर का बैलेंस बचता है तो हम उसे रिजर्व कैपिटल में रखते हैं क्या? कैपिटल रिजर्व में रखते हैं, तो ये फॉल्स है। आगे पढ़ो। गेन on the reissue of forfeited shares is transferred to the capital reserve and shown under reserve and surplus। ये ट्रू है भाई, तो फॉल्स और ट्रू का कॉम्बिनेशन ये वाला है ना, इसे मत ले लेना, इसमें भी ट्रू और फॉल्स है, पर हमें फॉल्स और ट्रू चाहिए। देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है पर है कुछ जान नहीं ऐसी। देखो एक बार, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। और बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस, कंपनी की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट हो या लॉस, उसे जगह रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही मिलती है, अगर आपको याद हो तो। नहीं समझे ना? समझोगे भी नहीं तुम। मैं कह रहा हूं यहां पर आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी। और प्रॉफिट हो या लॉस वो कहां जाएगा? वो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट के अंदर ही आता है, इसके नोट के अंदर ही आता है कि नहीं? तो यही तो बात वो कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इसे? ये तो ट्रू है। अगला देखिए, कह रहा है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब्स दैट वेदर द बैलेंस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहा है कुछ भी हो जाए प्रॉफिट या लॉस, इट इज टू बी शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। बिल्कुल ट्रू है, और कनेक्टिंग भी है, लग ही रहा है साफ साफ, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। Question number 11. Surplus, that is statement of profit and loss, is another name for statement of profit and loss. क्या कहेंगे? हैं? बताओ, क्या नहीं आता? और नीचे वाला पढ़ना। फॉल्स है, ठीक है आगे बताओ। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एन आइटम। कह रहा है सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इतने कह रहा है इट इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट विच शोज accumulated profits or losses, whereas statement of profit and loss shows the net profit or net loss। पल्ले नहीं पड़ी, समझाऊं? तिजोरी खोलूं? लो देखो, इसे हम यहीं से समझ सकते हैं। हाँ, आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये होता है,
और जब आप इसके प्रॉफिट को प्रॉफिट में लाके रिजर्व वगैरह निकाल देते हो, इसे क्या कहते हैं हम? ये कहलाता है सरप्लस। तो भाई ये और ये पूरा एक कैसे हो सकते हैं? ये तो दो अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं? तो ये वाला नीचे वाला ये बिल्कुल ट्रू कह रहा है यार, ये वही तो बात कह रहा है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो फॉल्स और ट्रू का कॉम्बिनेशन ये वाला निकलेगा, सही है ना? देखिए जरा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नॉन करंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज। क्या ये डेफिनेशन सही लिखी है? हैं? टैली करवाऊं? हैं जी? आप लोग जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज? विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि हमारे लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। ओ सॉरी, नॉन करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, उन्होंने करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन दी है। इसका मतलब लॉ हमें करंट लाइबिलिटीज की पॉजिटिव डेफिनेशन देता है और नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए वो कह देता है जो बच गए वो सब नॉन करंट होंगे। मतलब नॉन करंट की डेफिनेशन नेगेटिव है कि नहीं? हाँ, तो चलिए जरा, क्या ये सही कह रहा है? ये बिल्कुल ट्रू कह रहा है। आगे देखिए जरा रीजन। लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट और लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज आर शोन एज। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, रिलेशन है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो आंसर ये बन जाएगा। देखिए जरा 13 देखिए। बोरोइंग्स दैट आर पेबल आफ्टर 12 months और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बिल्कुल ट्रू है, स्ट्रांगली ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है? ये देख कहाँ ले गया बात को। कह रहा है करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 months और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ तक तो सही लिखिए बात। सिंस लोन्स दैट आर नॉट पेबल विद इन द अबव पीरियड आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ट्रू है? सोच लो जरा, रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सोच लो, टेक योर टाइम। रिलेट नहीं कर रहा है? क्यों 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 बताओ ना। वो कह रहा है वो लॉन्ग टर्म होंगी, वो खुद कह रहा है बोरोइंग्स जिनके पैसे 12 महीने के बाद देना है वो लॉन्ग टर्म होंगी। और वो बता तो रहे लॉन्ग टर्म क्या होती हैं, बता तो रहे लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं। बताओ क्यों लगा तुम्हें ऐसा? वो खुद बता रहा है, वो पहले बता रहा है कि करंट लाइबिलिटी क्या होती हैं, फिर उसके बाद कह रहा है क्योंकि लोन जो है वो अबव पीरियड के अंदर पेबल नहीं है इसीलिए वो लॉन्ग टर्म बन जाएगी। तो बिल्कुल साफ कनेक्टिंग हो रही है चीजें। हाँ चलिए आंसर ये बनेगा 14 देखिए। ट्रेड पेबल, ये क्रेडिटर्स और बीपी के लिए यूज होता है। ट्रेड पेबल इज नॉट अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या कह रहा है ये? ट्रेड पेबल इज नॉट अमाउंट मेरे हिसाब से यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए, ये नॉट यहाँ गलत है। इसे हटा के सोचो, क्वेश्चन तभी ठीक बनेगा। कह रहा है ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। ये सही कह रहा है?
हाँ अब ये सही है, इसका मतलब अगर नॉट लगा दो तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, ये भी सही कह रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं क्या? दोनों सही तो कह रहे हैं पर आपस में कनेक्शन नहीं है, तो आंसर ये वाला बन जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, आपको पता है ये वाला? पता है? किस किस को पता है? ये मैंने समझा रखा है बैलेंस शीट वाले चैप्टर के अंदर। बट नॉट ड्यू वाला तो कंटिंजेंट की बात कर रहे हैं ना, नहीं ओए, जो अभी हमें हमें पता है मिलेगा, लेकिन इसका क्या अमाउंट है, कब मिलेगा? ना 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 ना, कंटिंजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सुनो, सुनो तो सही यार, बहुत बकबक करते हो तुम लोग। सुनो, एक छोटी सी चर्चा सुनो। ये मेरा एक स्टूडेंट है कोई, ठीक है, सुन तो लो। अबे नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने बोला है। सुनो, पता नहीं ये क्या बन गया, मैंने तो कुछ और ही बनाया था। ठीक है, वो कह रहा है शेक्सपियर कौन था, देखा ना नाम में कुछ है ही नहीं। 12 महीने बन गए और ये भी 12 महीने बन गए, 12 बन गए। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ, मान लो एक स्टूडेंट मेरे पास यहाँ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने उससे बोला कि मैं उससे 20,000 चार्ज करूँगा पूरा कंप्लीट, सुनना मेरी बात को, ठीक है। अच्छा उसने बोला अच्छा 20,000 कब से लेके कब तक के? मैंने कहा वो यहाँ से लेके और यहाँ तक के हैं। कह रहा ये क्या चक्कर है? मैंने कहा ये 11th है और ये 12th है। कह रहा अच्छा, समझ रहे हैं आप? मैं चलो इसे 20,000 की जगह 18,000 कर रहा हूँ मैं अभी, सही है 18,000। और आप देख रहे हैं ये महीने भी कितने बन रहे हैं, 18, 12 इधर 6 इधर, ठीक है। अच्छा मैंने उसे ये 3 महीने पढ़ा दिया और उसने मुझे 3 महीने की फीस यहाँ पर दे दी। एंट्री क्या डलेगी? कैश डेबिट टू फी, कितना? 3,000। अच्छा मैंने उसे ये वाले 3 महीने भी पढ़ा दिया, यहाँ एंट्री क्या डलेगी? उसने फीस नहीं दी, मैं कह रहा हूँ फीस नहीं दी, तुम कैश कर रहे हो डेबिट। अच्छा इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है? दोनों में मैंने फीस अर्न कर ली है। अर्न मैं तब करूंगा जब मैं उसे पढ़ा दूंगा, तो वो अर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर भी फी क्रेडिट ही होगी, पर वो हाँ बिल्कुल दे नहीं रहा, तो एक्रूड फी डेबिट 3,000। अच्छा अब मैं कह रहा हूं 3,000 की फीस। अच्छा इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट, अबे क्या क्या आ जाते हैं, दिस इज फी अर्नड एंड रिसीव्ड। हाँ व्हाट इज दिस? फी अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, फी अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। समझ आइए मेरी बात, ठीक है। अब मैं इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा और आगे ले जाऊंगा। ये तो हट ही नहीं, ये तो शेप ही नहीं हट रही। कोई नहीं, हम ये ज़्यादा तेज हैं तो हम इनसे कम नहीं हैं। ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा अलग ले जाएगा, ठीक है। पर मैं ऐसा करता हूँ ना, इसमें तो टाइम लगेगा बनाने में, कंटेंट है बना हुआ, वहीं लेके चलते हैं।
लो जी, सोचो आपने इस डेट पर कोई लोन लिया है, इस पे मत देखना आप, ये जो लिखा हुआ है, आपने इस डेट पर किसी से लोन लिया है, ठीक है, और लोन का जो अमाउंट है वो है 1,00,000 रुपया। बताओ एंट्री क्या डाली होगी जब आपने लोन लिया होगा इस डेट पर? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा लोन आप बैंक से भी ले सकते हैं, जिसे हम बैंक लोन का नाम देते हैं, और अगर हम लोन पब्लिक से लेते हैं तो हम उसे डिबेंचर का नाम देते हैं, आपको पता हो तो, है कि नहीं? तो ये कोई भी टाइप का लोन हो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। अमाउंट आ गया 1,00,000। अच्छा, जिस दिन आप लोन लेते हो उसी दिन इंटरेस्ट की रेट तय हो जाती है। मान लो इसकी रेट तय हुई थी 8% पर एनम, और क्या तय होगा जी? हैं जी? लोन का रीपेमेंट, ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन भी फिक्स हो जाएगा। उसके अलावा और क्या फिक्स होगा? इंटरेस्ट की पेमेंट कब कब होगी, ये भी तो फिक्स होगा। अब मान लो इंटरेस्ट की जो डेट थी वो तय की गई कि एक तो हर साल 30 जून को पे किया जाएगा, और एक तय की गई कि हर साल 31 दिसंबर को पे किया जाएगा। 2 बार हर 6 महीने में इंटरेस्ट दिया जाएगा। हालांकि इंटरेस्ट महीने में भी दे सकते हो आप, 2 महीने का दे सकते हो, 3 महीने का दे सकते हो, सही है ना, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब मैं कह रहा हूँ, अब आप यहाँ से लोन लेकर चलने लगे, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून आ गया। अब यहाँ पर कोई हमारे लिए कोई आ रहा है कोई काम? बोलो ना। पेमेंट करनी है किस चीज़ की? इंटरेस्ट की। करो पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश या बैंक, कितना? 1,00,000 का 8%, 8,000, और 3 महीने का निकाल लो 2,000, और तुमने इसकी पेमेंट भी कर दी, ठीक है। अच्छा, इस लोन के बारे में आप जानते हैं? इस लोन के बारे में, इसका 3 महीने का टाइम बीत चुका है, मतलब टाइम एक्सपायर्ड प्लस अमाउंट पेड, ये दोनों बातें हो चुकी हैं कि टाइम भी बीत चुका है और डेट, पेमेंट की डेट भी यही तो थी। अब मैं फिर यहाँ से चलने लगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं यहाँ आ गया, यहाँ कुछ और कम। अब 6 महीने का इंटरेस्ट फिर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू, बोलो, कैश। अगर दे दिया है तो ठीक है, अगर मैं कहूँ नहीं दिया तो टू आउटस्टैंडिंग के नाम से आ जाएगा। कितना? 4,000। अच्छा, इसके बारे में बताओगे? इसके बारे में, टाइम एक्सपायर्ड बट नॉट पेड। अच्छा, क्या पेमेंट की डेट आ गई थी? बिल्कुल, ये पेमेंट की डेट ही तो थी, पेमेंट की डेट यही तो थी, मतलब हमने जान के पैसे नहीं दिए। समझ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, इसे पता है क्या बोलते हैं हम टेक्निकली? इसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू मतलब, एक्रूड का मतलब जिसमें टाइम बीत गया हो पर हमने पैसे ना दिए हों, पेमेंट की डेट आ गई थी, हम दे ही नहीं दे जानकर। समझ रहे हैं आप? अच्छा, आप जानते हैं ये हमारे लिए लायबिलिटी है। अरे यहाँ पर एक्रूड का मतलब होता है, वैसे एक्रूड का मतलब होता है जिसमें टाइम बीत गया हो, और ये भी एक फीचर है। इसे आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जब हम एक्रूड वर्ड सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इनकम वाली चीज़ है, पर एक्रूअल जितना इनकम के लिए लगता है ना कंसेप्ट, उतना ही एक्रूअल कंसेप्ट खर्चों के लिए भी लगता है। सही है? अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ से फिर आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च बीत गई, क्या यहाँ भी कोई एंट्री डलेगी? किस किस को लगता है डलेगी? किस किस को लगता है यहाँ कोई एंट्री डलेगी? किस किस को लगता है नहीं डलेगी? और किस किस को कुछ भी नहीं लगता है?
वो आज ही देश छोड़ दो। हाथ ही नहीं उठा रहे। अबे एंट्री डलेगी यहाँ पे। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कंसेप्ट 11वीं में पढ़ा था। खर्चे को खर्चा मान लेना, चाहे पैसे दिए हो या ना दिए हो, बस खर्चा हो गया हो। सुन रहे हो? खर्चे को खर्चा माना जाएगा अगर खर्चा हो गया है तो, आपने पैसे दिए हो या ना दिए हो। इनकम के लिए भी वो यही कहता है, इनकम को इनकम मान लेना अगर आपने वो कमा ली है, चाहे सामने वाला पैसे आपको दे रहा हो या ना दे रहा हो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक बात सोचो ना, ये जो आपने लोन लिया है, लोन का पैसा आपने जिस तरह से इन 3 महीनों में यूज़ किया, उसी तरह से इन 6 महीने में यूज़ किया, और उसी तरह से इन, तो पैसा तो आपने एक ही तरीके से यूज़ किया है हर महीने में, तो खर्चा तो आपका इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ भी डेबिट होगा 2000 से, पर इसमें और इन दो में एक अंतर है। इसकी पेमेंट की डेट यहाँ आएगी, क्योंकि अगली पेमेंट की डेट हमारी 30 जून को आएगी ना, अगली 30 जून। समझ रहे हैं आप? अब इस वाले इंटरेस्ट को हम क्या कहें? इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। तो हो गया, टाइम तो बीत गया, बट ये ड्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पेमेंट की डेट यहाँ जाकर आएगी। समझ आई? ये है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, मतलब जिसमें टाइम बीत गया हो, पेमेंट की डेट भी आ गई थी, हम ही लीचड़पना दिखा रहे हैं, हम पैसे दे नहीं रहे। समझ रहे हैं? ठीक है। और इसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड, टाइम तो बीत गया, हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पेमेंट की डेट ही नहीं आई। पेमेंट की डेट अगले साल में आएगी। अब आपको एक बात बता दूं, ये भी मेरे लिए एक लायबिलिटी है और ये भी मेरे लिए एक लायबिलिटी है। दोनों को इसके अंदर जगह मिलती है। करंट लायबिलिटीज के अंदर होता है ना एक अदर करंट लायबिलिटीज, वहां जगह मिलती है दोनों को। सही है? आओ, छोटी सी चीज का इतना बड़ा रायता। अब पढ़ो जरा। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू आर शोन एज अंडर एज अदर करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल ट्रू है। दूसरा पढ़िए। Since both interest accrued but not due and interest accrued and due are payable within 12 months from the date of balance sheet, they are shown as other current liabilities. बिल्कुल ट्रू है और कनेक्टिंग भी है। 16वां अच्छा है, ढंग से पढ़ना। डिविडेंड पेबल और अनपेड डिविडेंड, ये लास्ट क्लास में समझाई थी मैंने बात, कि डिविडेंड पहले प्रपोज होता है जो कि ईयर के एंड में कौन करता है? बोर्ड ऑफ। फिर अगले साल में पहले 6 महीने में मीटिंग होती है। मीटिंग में यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर होता है, यहाँ पर एंट्री डलती है लायबिलिटी वाली, सरप्लस डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और फिर वही डिविडेंड आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। अब मैं कह रहा हूँ आपने 7 दिनों में पे नहीं किया तो वो आपके लिए क्या है? अनपेड डिविडेंड ही तो हो गया। तो वही तो लिखा है, कह रहा डिविडेंड पेबल या अनपेड डिविडेंड इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कह रहा है अगर यहाँ पर हम पैसे नहीं देते तो क्या वो प्रोविजन है? प्रोविजन तो वो होता है जिसमें अमाउंट कंफर्म नहीं होता है, इसमें तो अमाउंट कंफर्म है, तो ये बिल्कुल झूठी बात लिखी हुई है। डिविडेंड पेबल और अनपेड डिविडेंड इज नॉट अ प्रोविजन बट अ लायबिलिटी। बिल्कुल सही है कि नहीं? एंड इज शोन अंडर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। गलत है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है वो, तो ये भी फॉल्स है। तो आंसर ये वाला हो जाएगा। पढ़िए ज़रा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बड़ा ट्रेंडिंग है, आपको पता नहीं है? ये मार्केट में ये यूज़ होता है, ये शब्द PPE। फिक्स एसेट नाम की कोई चीज़ मार्केट में यूज़ नहीं होती। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब ये हमारा ट्रेंडिंग वर्ड है आज के टाइम का जो यूज़ होता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि फिक्स एसेट्स इज शोन एज
नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बिल्कुल ट्रू है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स आर यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म हैंस इज अ नॉन करंट एसेट। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स इट टू बी शोन एज नॉन करंट एसेट। बिल्कुल ट्रू है और कनेक्टिंग भी है, तो आंसर ये हो जाएगा। पढ़िए जरा क्या कह रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज ऑलवेज शोन एज करंट एसेट। सोच लो क्यों है वो हमेशा, क्योंकि करंट एसेट की 4 कंडीशन के अंदर एक कंडीशन कैश की है, एक कंडीशन कैश की है, तो उसकी वजह से कैश हमेशा करंट ही बना रहेगा, है ना। तो ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ करंट एसेट बिकॉज दे आर द मोस्ट लिक्विड एसेट एंड आर दस करंट एसेट्स। बिल्कुल ट्रू है और सही भी है आपस में। ये वाला देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके पास कैश है और कैश घूम फिर के आपके पास दोबारा आ जाए, मतलब आपने कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड्स बनाए, फिर आपने डेटर्स को माल बेचा, डेटर्स से आपको दोबारा, तो इसे ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं हम। तो यही तो लिखा है, तो बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। और एनी प्रोडक्ट टेक्स टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, दैट इज बिफोर इट इज रेडी फॉर सेल। दिस टाइम पीरियड involved in the activity is the period of operating cycle। नहीं है क्या? सही। हाँ तो क्या हो गया, देखो तो क्या ये लिखा है बिफोर इट इज रेडी फॉर सेल। ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नहीं आता है, लेकिन इसका फाइनल स्टेप इन्होंने ये बोल रखा है कि सिर्फ फिनिश गुड तक ही हमारा लिमिटेड। एनी प्रोडक्ट takes time to be converted into फिनिश गुड्स, मतलब वो कह रहा है जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में टाइम लगाता है। ठीक है, कह रहा है बिफोर इट इज रेडी फॉर सेल। दिस टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी इज द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं है? है ना। हाँ ये है कि बाकी और भी चीज़ें होती हैं, पर ये भी उसका एक हिस्सा होता है। इसके बाद यहाँ से डेटर बनेंगे, डेटर के बाद फिर कैश आएगा, पर ये भी तो एक ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है ना। तो ये भी ट्रू है और कनेक्टिंग है ही आपस में, क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर ए होगा। ये ख़त्म हो गए। 19 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से हमारे पास। आई होप आप सब कंफर्टेबल होंगे। किसी का कोई डाउट हो इसमें या चैप्टर में तो बताएं। 17 बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। ये जो कंपनी का पार्ट में वो शो करता है शेड्यूल, क्या कह रहे हैं आप? जो शेड्यूल हाँ, शेड्यूल का पार्ट क्या शो करता है? शेड्यूल 3 का पार्ट 2 क्या शो करता है? पार्ट 1 क्या शो करता है? बैलेंस शीट। तो पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है। ठीक है, और बताइए कोई और डाउट? हाँ, थोड़ा सा आपको ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी भाई। ये आपको याद रखने पड़ेंगे बिल्कुल। और ये कुछ इम्पोर्टेंट ये कुछ अभी ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। इसके अंदर से 1-2 मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला आपको याद रखना होगा, ठीक है, एक आपको ये वाला याद रखना होगा, और बस बाकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी ऐसे। हाँ, सेक्शन 129, अरे वो वैसे दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, वो फॉल्स कराएगा अगर उसे याद नहीं होगा तो बिल्कुल। कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है आपके लिए, 4-5 सेक्शन मैक्सिमम निकलेंगे यार सारे मिला के ना, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं बस। ठीक है, तो ये क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है आज, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशियो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है।